अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में थर्ड यूनिट का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है एयर एंड दी एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर में बात करेंगे कि ये एटमॉस्फेयर क्या होती है और फिर ये एयर जो है ये क्या होती है, इसकी कंपोजिशन वगैरह देखेंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या है। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को और सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की एटमॉस्फेयर। एटमोसफेयर किसे कहते हैं जी? व्हाट इज एन एटमोसफेयर? सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। आप सब स्टूडेंट्स ने अनियन देखी होगी, यानी कि उर्दू में हम उसको कहते हैं प्यास। अगर आप अनियन को देखें, अगर आप प्यास को हाथ में लें तो आपको नजर आएगा कि प्यास जो है उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स जो है वो चढ़ी हुई है। अगर आप प्यास लें, एक लेयर उतारेंगे तो आपके पास एक दूसरी लेयर आ जाएगी। अगर आप दूसरी लेयर उतारेंगे तो फिर अंदर वाली एक और लेयर आ जाएगी। यानी कि जो अनियन है वो एक लेयर, एक के ऊपर एक और लेयर, एक के ऊपर एक और लेयर, इस तरह अनियन जो है वो बनी हुई है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से आपका ये जो प्लेनेट अर्थ है, इसके ऊपर भी हवा की लेयर्स मौजूद है। पहले एक लेयर है, उसके ऊपर एक और लेयर है, उसके ऊपर एक और लेयर है, उसके ऊपर एक और लेयर है। इस तरह टोटल अर्थ के ऊपर 5 लेयर्स पाई जाती हैं। इन लेयर्स को हम कहते हैं एटमोस्फेयर। डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि ये आपके पास अर्थ है जी, ये देखें, ये अर्थ है। और अर्थ के ऊपर अगर हम देखें तो हवा की 5 लेयर्स मौजूद है। सबसे पहले ये वाली लेयर मौजूद है, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है ये बिल्कुल आपके अर्थ के ऊपर मौजूद है। इस ट्रोपोस्फेयर में आपके पास गैसेस मौजूद होती हैं। वो तमाम गैसेस जो एक जानदार को चाहिए, वो तमाम गैसेस इस एयर में मौजूद होती है। इस लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद एक और लेयर है जी, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। फिर थर्ड लेयर जो आती है वो है मीजोस्फेयर। फिर फोर्थ लेयर जो आती है उसको हम कहते हैं थर्मोस्फेयर। और उसके बाद फिर जो है वो एक्सोस्फेयर पाया जाता है। तो इन 5 लेयर्स को हम कंबाइन करके कहते हैं इट इज द अर्थ एटमोस्फेयर। सो अर्थ एटमोस्फेयर क्या हो गया कि आपके अर्थ के ऊपर जो लेयर्स बनी हुई है इनको आप एटमोस्फेयर्स कहते हैं। 5 लेयर्स मौजूद है। हर लेयर के ऊपर, अच्छा, हर प्लेनेट की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। जरूरी नहीं है कि अर्थ की अगर 5 लेयर्स हैं तो आपके पूरे सोलर सिस्टम में या जो पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लेनेट्स हैं सबकी 5 लेयर्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मुख्तलिफ प्लैनेट्स की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं और इन लेयर्स की कंपोजिशन भी अलग अलग होती है। अर्थ में हमारे पास 5 लेयर्स हैं जिनके नाम आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है। इनमें से जो सबसे करीब तरीन जो लेयर है जो अर्थ के पास पाई जा रही है वो है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम आम जबान में एयर भी कह रहे होते हैं। और इस एयर के अंदर आपकी जो है वो तमाम गैसेस मौजूद हैं जो आपको जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होती हैं। व्हाट डज इट डू? इन लेयर्स का काम क्या है? सबसे पहला काम इन लेयर्स का है, ये आपको सूरज की गर्मी से बचाती है। ये जो आप देखते हैं कि आप, अगर आपको जो है वो सर्दी लग रही होती है तो आप क्या करते हैं, आप ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, आपकी सर्दी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिमिलरली आपने, आपकी अर्थ ने ये 5 ब्लैंकेट्स उड़ी हुई है। आपके सूरज की बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। एक तरफ तो सूरज की बहुत ज्यादा गर्मी है, दूसरी तरफ आपका जो स्पेस है, जो आपका यूनिवर्स है, वो बहुत ज्यादा ठंडा है। तो आपके अर्थ के बाहर जो है वो बहुत ज्यादा हीट भी है, बहुत ज्यादा कोल्डनेस भी है। तो ये जो आपको अर्थ की ये जो लेयर्स हैं, ये ब्लैंकेट्स की तरह आपकी अर्थ को गर्मी से भी और सर्दी से भी बचाती है। अगर ये लेयर्स ना हो तो हमारा जो प्लेनेट है वो बहुत ज्यादा जो है वो ठंडा भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म भी रहने लगेगा। सूरज की जो रेज होती हैं वो भी आपको नुकसान देंगी। जो सेकंड इस लेयर्स के काम है वो ये कि आपके जो सूरज की जो रेज आ रही हैं उनमें से, यानी कि जो रोशनी आ रही है जिसको आप लाइट रेज कहते हैं, सो सूरज में सिर्फ लाइट रेज नहीं आ रही है। सूरज की लाइट रेज के अलावा बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस भी आ रही है, जिनमें से एक बड़ी मशहूर होती है, उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। तो सूरज सिर्फ आपको हीट नहीं दे रहा, सूरज आपको सिर्फ लाइट नहीं दे रहा, बल्कि सूरज आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी दे रहा है। और ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अगर ये खाल पे पड़े तो खाल जो है वो चल जाएगी, गर्म हो जाएगी, रेडनेस आ जाती है, नुकसान है। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आपकी सूरज से अर्थ तक पहुंच जाए तो फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर नहीं बचेगा। सो ये जो ब्लैंकेट्स हैं, ये जो एटमोसफियर हैं, ये आपके सूरज की वो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस होती हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं।
ताकि आपको सूरज से सिर्फ लाइट मिले, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ना मिले। और अगर ये आपकी लेयर्स नहीं होती तो फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आपकी सूरज से अर्थ तक आ जाती और फिर अर्थ पर कोई जानदार बाकी नहीं रहता। सो अब जरा बात करते हैं एयर की। जो हमने अभी बात की कि हमारे पास जो टॉप लेयर है, जो हमारे अर्थ के बिल्कुल ऊपर लेयर है, उसको हम एयर भी कहते हैं। एयर इंतहाई जरूरी है। एयर की जो कंपोजिशन है वो बहुत जरूरी होती है, मुनासिब कंपोजिशन होना, क्योंकि इसी एयर के अंदर वो तमाम गैसेस होनी चाहिए और होती भी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होती है। ठीक है, अगर इस एयर के अंदर वो गैसेस ना हो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए तो फिर अर्थ में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बाकी नहीं रहेगा। यही वजह है, अगर आप दूसरे प्लैनेट्स पे जाएं, वहां की एयर कंपोजिशन को देखें तो वहां एयर की जो कंपोजिशन है उनमें आपको वो गैसेस नहीं मिलेंगी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होती है। दैट इज वाई उन प्लैनेट्स में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो अर्थ पे जो एयर पाई जाती है उसमें जो सबसे ज्यादा गैसेस है वो है नाइट्रोजन, 78%। आपकी हवा में जो सबसे ज्यादा गैस है वो नाइट्रोजन है। कितनी होती है ये? 78%। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है, यानी कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन एयर, वो है ऑक्सीजन, विच इज ऑलमोस्ट 21%। 21% आपकी हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके अलावा आपको जो है अर्थ की जो एयर है उसमें जो थर्ड टॉप गैस है वो है आर्गॉन, विच इज 0.9%। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है जी 0.03%। एंड उसके बाद फिर बहुत सारी मुख्तलिफ गैसेज हैं, हीलियम वगैरह, वाटर वेपर्स वगैरह, उन सब की कंपोजिशन तकरीबन 0.17% है। ये नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंतहाई जरूरी है। प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके अपने अपने लिए फूड तैयार करता है। ऑक्सीजन जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सांस लेने के लिए चाहिए होती है। और ये जो नाइट्रोजन है ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए, लेकिन गैस की फॉर्म में नहीं, ये कंपाउंड्स की सूरत में, प्रोटीन्स की सूरत में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट गैसेज हैं जो आपकी एयर में पाई जाती हैं। अगर ये तीन गैसेज आपकी एयर में नहीं होती तो फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपकी अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकता था। इन गैसेस के अलावा, ये जो हमने अभी गैसेस पढ़ी हैं एयर में, इन गैसेस के अलावा एक और चीज होती है जिसको कहते हैं वाटर वेपर्स। आपकी हवा के अंदर भी पानी पाया जाता है, लेकिन हवा में जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। हवा में जो पानी है वो गैस फॉर्म में होता है, जिसको हम कहते हैं वाटर वेपर्स। अगर आप पानी लें और उसको गर्म करें तो आप क्या देखेंगे? पानी के ऊपर से आपको भाप निकलती हुई नजर आएगी। ये जो उर्दू में भाप हम कह रहे हैं इसको हम कहते हैं वाटर वेपर्स। इट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। आपकी हवा में जो वाटर वेपर्स की क्वांटिटी होती है, अमाउंट होता है हवा के अंदर वाटर वेपर्स का, इसको आप कहते हो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब होता है आपकी हवा में वाटर वेपर ज्यादा है, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इसका मतलब है कि आपकी हवा में पानी की जो नमी है यानी वाटर वेपर्स की तादाद जो है वो कम है। उसके बाद अब बात करते हैं रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको एयर कंपोजिशन में बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है, और वो ऑक्सीजन गैस हवा में मौजूद है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हवा से वो ऑक्सीजन गैस हासिल करते हैं। क्यों? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो पौधे हों चाहे वो एनिमल्स हों, इनको अपने तमाम काम करने के लिए, जितने भी इनको काम करने होते हैं, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, सारे काम करने के लिए इनको एनर्जी की जरूरत होती है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी हासिल करते हैं फूड में से। हमारे जो खाना होता है, हमारे खाने में एनर्जी स्टोर हुई भी होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस खाने में से स्टोर्ड एनर्जी को निकालते हैं। अब ये खाने में से स्टोर्ड हुई हुई एनर्जी को निकालना, ये कहलाता है रिस्पायरेशन। और इस रिस्पायरेशन के लिए आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो है ऑक्सीजन गैस। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी हासिल करने के लिए सबसे पहले खाना खाते हैं, फिर उस खाने में जो एनर्जी स्टोर है उसको निकालने के लिए हवा में से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं। फिर ये ऑक्सीजन आपके खाने में से जो है वो स्टोर एनर्जी को निकालेगी, और फिर उस स्टोर एनर्जी से हम अपने तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये वही कंपोजिशन ऑफ एयर है, लेकिन ये इस बार उस एयर की कंपोजिशन नहीं है जो आपकी जो एनवायरनमेंट में पाई जाती है। ये वो एयर नहीं है, ये वो एयर है जो हम अंदर लेते हैं, जो हम बाहर करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि फूड में जो स्टोर एनर्जी है उसको हासिल करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए।
हमें फूड एनर्जी को हासिल करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी हासिल करने के लिए चाहिए जी फूड। फूड हासिल करने के बाद उस फूड में से स्टोर एनर्जी के लिए चाहिए होती है उनको ऑक्सीजन। तो ये क्या करते हैं, ये हवा को अंदर लेते हैं। उस अंदर लेने वाली हवा को हम कहते हैं इनहेल्ड एयर। उस इनहेल्ड एयर में से फिर हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन निकाल लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड डाल देती है। और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस को जब हम बाहर निकालते हैं, इस एयर को हम बाहर निकालते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर की अगर हम कंपोजिशन को देखें तो इनहेल्ड एयर में देखें आप, ऑक्सीजन है 21%, यानी जो आपने हवा ली है उसमें 21% ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन एक्सहेल्ड एयर यानी जो हवा आप बाहर निकालते हो उसमें ऑक्सीजन कितनी रह गई, सिर्फ 16%। क्यों? क्योंकि तकरीबन 5% ऑक्सीजन आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली ताकि रिस्पायरेशन किया जा सके। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन अगर हम देखें तो हमने जो इनहेल एयर की है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04%। लेकिन जो हमने एयर बाहर निकाली है एक्सहेल्ड एयर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन बढ़ गई, 4% हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। तो ये भी आपको, ये जो कंपोजिशन चार्ट है, ये जो पाए चार्ट है, ये भी आपको बता रहा है कि जो आप एयर लेते हो उसमें ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है। और जो आप एयर बाहर निकालते हो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली एयर में से और कार्बन डाइऑक्साइड उस एयर में ऐड कर दी। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, वो एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रस्टिंग, उर्दू में कहते हैं जंग लगना। ये क्या होता है रस्टिंग और जंग लगना? आपने देखा होगा कि आपके लोहे के दरवाजे होते हैं, बहुत सारे जो आपके आयरन से बनी हुई चीजें होती हैं, डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा। बहुत सारी जो आयरन की से बनी हुई चीजें होती हैं वो कुछ टाइम बाद, जैसे बारिश हो जाए, गीली हो जाए वो सरफेस अगर, तो हम देखते हैं जी कि गीली होने के बाद कुछ टाइम बाद वो ब्राउन कलर की और झड़ने लग जाती है, थोड़ी वीक हो जाती है और ब्राउन कलर की आ जाती है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि जी हमारे लोहे पे जंग लग गया। केमिस्ट्री में हम इसको कहते हैं रस्टिंग, साइंस में हम इसको कहते हैं रस्टिंग। असल में रस्टिंग एक केमिकल रिएक्शन होता है। आयरन जो होता है यानी कि लोहा, लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है पानी की मौजूदगी में। अगर लोहे को पानी मिल जाए तो फिर लोहा जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है फेरिक ऑक्साइड। और ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है जिसको हम आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, ये दर हकीकत रस्टिंग होती है, यानी ये जो जंग लग रहा है आपका। अगर आप एक लोहे की बिल्कुल नई चीज लाए हैं, उसमें तो सिर्फ और आयरन है, उसमें तो सिर्फ आयरन मौजूद है, लेकिन अगर आप उस पर पानी डाल दें तो अब आयरन को मिल गया पानी। पानी की मौजूदगी में अब आयरन जो है आपकी हवा की जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। जैसे पानी की मौजूदगी में आयरन आपकी ऑक्सीजन के साथ, एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो अब वो आयरन नहीं रहेगा, अब वो बन जाएगा आयरन ऑक्साइड। और वो फिर आपको ब्राउन ब्राउन कलर का रस्ट की शक्ल में नजर आ रहा होता है। ये उसका रिएक्शन है। या आयरन हमने एक नेल की यानी एक कील की सूरत में हमने लोहा लिया, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया और हवा में रख दिया। सो अब क्या हुआ, ये जो आयरन है विच इज मेड अप ऑफ फेरिक, आयरन लोहे से बना हुआ, ये जो नेल है सॉरी आपकी लोहे से बनी हुई है, जैसे इसको पानी मिला इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और ये जो बन गया ये कहलाता है फेरिक ऑक्साइड। और अब आप देखें आपको आयरन में जंग लगा हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी एक एबिलिटी है, इनकी एक खूबी है। क्या है वो खूबी? प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। एनिमल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, एनिमल्स अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, बल्कि एनिमल्स अपना खाना बाहर से हासिल करते हैं। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर एक एबिलिटी है कि ये अपना खाना खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी के अंदर तैयार कर लेते हैं। इस रिएक्शन को, जिस रिएक्शन की मदद से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, इसको आप कहते हो फोटोसिंथेसिस। और इस रिएक्शन के अंदर प्लांट को तीन चीजें, चार चीजें चाहिए होती है। एक तो चाहिए पानी, जो कि रूट से हासिल करता है, ये जमीन से हासिल करता है। दूसरी चीज चाहिए होती है जी सूरज की रोशनी, लाइट एनर्जी। तीसरी चीज चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथी चीज एक पिगमेंट चाहिए होता है, क्लोरोफिल, जो प्लांट के अंदर मौजूद होता है। ये चार चीजें चाहिए होती हैं जो प्लांट बड़ा इजीली हासिल कर लेता है। सूरज की रोशनी उसको डायरेक्ट मिल रही है, जमीन से पानी ले लेता है, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, क्लोरोफिल पिगमेंट तो उसके पास मौजूद है।
सो जैसे ये चारों चीजें मिल जाएंगी, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेगा, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ साथ फोटोसिंथेसिस के नतीजे में एक गैस भी तैयार होती है, विच इज कॉल्ड ऑक्सीजन गैस। लेकिन प्लांट इस ऑक्सीजन गैस को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। तो यूं आपके हवा में, आपकी एयर में ऑक्सीजन गैस भी शामिल हो जाती है। तो दैट इज वाई कहा जाता है कि पौधों को ज्यादा लगाएं, क्योंकि जितने ज्यादा पौधे होंगे उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी और उतनी ही ज्यादा आपकी एयर में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन मैंने आपको छोटा सा रिएक्शन बताया, जिसकी ये इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है, कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मैंने आपको बताया, ये तो ग्रीन का मतलब हो गया, ये लीफ में हो रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट ने हवा से हासिल की, वाटर जो कि प्लांट ने जमीन से हासिल किया, लाइट जो कि प्लांट को सूरज की रोशनी की सूरत में उसको मिल रही है, और ये वो पिगमेंट है क्लोरोफिल जो लीव्स में पाया जाता है। ये चारों चीजें जैसी आपके प्लांट को मिलेंगी, प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस और नतीजा दो चीजें तैयार होंगी। एक ग्लूकोज जो कि प्लांट का खाना होता है, फूड होता है, और एक ये ऑक्सीजन गैस है, जिस ऑक्सीजन गैस को प्लांट क्या करेगा, प्लांट का लीफ जो है इस ऑक्सीजन गैस को हवा में रिलीज कर देगा। और ये इसकी सिंबॉलिक इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 कहते हैं, वाटर को हम H2O कहते हैं, ग्लूकोज जो तैयार किया है उसको हम कहते हैं C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस को हम डिनोट करते हैं O2 से। तो ये इसकी सिंबॉलिक इक्वेशन हो गई। तो ये था जी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। अब बात करते हैं कंबस्शन की। कंबस्शन का मतलब होता है जलाना, किसी भी चीज को जलाना। किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको जो चीज चाहिए वो है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड टू बर्न। असल में कंबस्शन भी एक केमिकल रिएक्शन है। कंबस्शन के अंदर हम किसी भी चीज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देते हैं, जिससे वो जलती है। जैसे अगर आप एक हाइड्रोकार्बन लें, मिसाल के तौर पे पेट्रोल जो है वो हाइड्रोकार्बन है, या अगर आप कागज ले लें तो वो कार्बन है। ठीक है, कोई भी फ्यूल आप लें, ये लिखी हुई इक्वेशन, कोई भी फ्यूल आप लें और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दें, यानी आप उसमें जब आग लगाओगे तो वो हवा की ऑक्सीजन के साथ असल में रिएक्ट कर रहा होता है। तो अगर आप एक फ्यूल लें और उसको हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, वो जल जाएगी। क्या प्रोड्यूस होगी आपको? हीट और लाइट। जब जलती है कोई चीज तो हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, तो एक तो हीट और लाइट प्रोड्यूस हो गई, साथ साथ वाटर बनता है जो कि वेपर्स के फॉर्म में रिलीज हो रहा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बनती है जो कि धुएं की सूरत में आपके पास हवा में शामिल हो रही होती है। तो इस रिएक्शन को, कि अगर हम फ्यूल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट, लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कंबस्शन और बर्निंग। उसके बाद बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर की। लिक्विड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से क्या मुराद है? लिक्विड एयर का मतलब है, आपको पता है एयर जो है वो गैस की फॉर्म में, इसको अगर हम लिक्विड फॉर्म में लाएं तो इसको हम कहेंगे लिक्विड एयर। और लिक्विड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होगा कि लिक्विड एयर के अंदर जो जो चीज शामिल है, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इनको अलहदा अलहदा करना। सारे एयर की तमाम जो कंपोनेंट गैसेस हैं इनको अलहदा करना, ये कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो कैसे किया जाता है जी? सबसे पहले एयर को लिक्विड किया जाएगा। कैसे किया जाएगा जी? एयर को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तकरीबन -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। -200 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप एयर का टेम्परेचर लाते हैं तो आपकी जो एयर है वो लिक्विड बन जाएगी। अब इस लिक्विड एयर को इस डिस्टिलेशन कंपार्टमेंट से गुजारा जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया जाता है। जैसे इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो जो नाइट्रोजन है वो अलहदा हो जाएगी, और नाइट्रोजन आपको एक अलग कंपार्टमेंट से मिल जाती है। और जैसे इसका टेम्परेचर -183 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आपकी जो ऑक्सीजन होगी एयर की, वो सेपरेट होके एक अलग रास्ते से, एक अलग कंपार्टमेंट से सेपरेट हो जाती है। सो यूं आपको जो है वो नाइट्रोजन भी अलहदा हो गई हवा में से, और ऑक्सीजन भी अलहदा हो गई। अब आखिर में बात करते हैं नोबल गैसेस का। आपने देखा कि हवा के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके अलावा एक आर्गोन गैस भी थी, और खाली आर्गोन नहीं होती, और भी होती है, हीलियम भी होती है। ये आर्गोन और ये हीलियम, दे आर कॉल्ड द नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट्स। नोबल एलिमेंट्स क्या होते हैं जी? मोनोएटॉमिक गैसेस होती हैं, यानी एक एटम वाली गैसेस होती हैं, और इंतहाई कम केमिकल रिएक्टिविटी होती है, यानी ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते ज्यादातर।
ज्यादातर ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते, यानी एक दूसरे एलिमेंट के साथ ये कंबाइन नहीं होते। ठीक है, जैसे अगर आपके पास दूसरा कोई एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन है, अभी हमने देखा रस्टिंग के अंदर आयरन है, आयरन फौरन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। हमने कंबस्शन में देखा कि जो हाइड्रोकार्बन है वो फौरन हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। लेकिन ये जो नोबल गैसेस होती हैं, ये बहुत ही कम केमिकल रिएक्टिविटी होती है इनकी, और ये जो है वो रिएक्शन नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनको जरूरत नहीं होती है इनके पास, या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं वो फिल होते हैं, पहले से मौजूद है जी, भरे में। जैसे इनकी मिसाल वो है कि अगर एक पेट भरा हुआ शख्स है वो क्या खाना खाएगा। सो सिमिलरली इनका जो आउटर शेल है वो पहले से भरा हुआ होता है, तो ये इसलिए नॉन रिएक्टिव हो जाती है। कौन कौन सी हीलियम गैसेज है हमारे पास, कौन कौन सी, सॉरी, नोबल गैसेज है हमारे पास? एक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, और रेडियो एक्टिव होता है एक गैस जिसको कहते हैं रेडॉन। तो ये नोबल गैसेस होती हैं जी। यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर जिसका नाम था एयर एंड द एटमोस्फेयर यहाँ खत्म होता है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हमने इसकी वर्किंग स्टार्ट करनी है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।